बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ परवा रुबाब और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जनरल डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो के अंदर चूँकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको उनकी सराउंडिंग किस तरह से इफेक्ट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हैं और ए बायोटिक फैक्टर जो हैं वो ए बायोटिक फैक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कोई भी चेंज आता है अगर बायोटिक फैक्टर्स के अंदर तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बायोटिक फैक्टर्स को। तो इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में उसके इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज आता है तो वो ऑर्गेनिज्म उस चेंज के अगेंस्ट किस तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायो इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आती रहती हैं, तो उन चेंजेस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम स्टडी करेंगे होम्योस्टेसिस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द डेफिनेशन। Homeostasis. We can define it as the protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment. Or we can say that the maintenance of internal condition in cell or organism by the mean of self-regulation. So, internal environment की protection जब भी कोई चेंज आए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तो उसको हम जिस तरीके से रेगुलेट करेंगे चेंज को इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सो व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर इंटरनल एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनवायरनमेंट हम किसको कह रहे हैं, तो बेसिकली आपकी बॉडी या किसी भी सेल के अंदर जो कंडीशंस मौजूद होती हैं, वाटर लेवल, सल्यूट कंसनट्रेशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सेल के अंदर का टेम्परेचर है, पीएच है, या बॉडी के अंदर की जितनी भी चीज़ें या जितनी कंडीशंस मौजूद होती हैं उन सबको हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। और सेल की आउटसाइड या किसी बॉडी के आउटसाइड उसकी सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस मौजूद हैं उनको हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो बेसिकली बाहर अगर किसी तरह का चेंज आए, किसी भी तरह की फ्लक्चुएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी या कोई भी सेल जब मेंटेन करता है अपने इंटरनल कंडीशन को या प्रोटेक्ट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को उन चेंजेस से हार्म होने से बचाने के लिए, तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। तो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी और अ सेल अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कम टू होम्योस्टेसिस एंड एवोल्यूशन। सो होम्योस्टेसिस का एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एवोल्यूशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान अगर किसी तरह की इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ जाएं तो इन्वायरमेंट के चेंज के अगेंस्ट जो स्पीशी अपने आप को अडॉप्ट कर ले, उस कंडीशंस के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर ले या अडॉप्टेशन लेके आए अपने अंदर, तो वो सर्वाइव करती है, अदरवाइज वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसी तरह डे बाय डे अडॉप्टेशन इंक्रीज होती जाती हैं, न्यू स्पीशीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोसेस बेसिकली आपके पास एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिप्लेस करती चली जाती है और इसको हम कहेंगे एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो है ये भी बेसिकली किस वजह से हो रही होती है, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया या फिर पीएच हो गई, ये सारी चीज़ें जब चेंज हो रही होती हैं तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है किसी स्पीशी के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल के ऊपर। तो होम्योस्टेसिस और एवोल्यूशन का क्या ताल्लुक है। होम्योस्टेसिस जो है ये वो मैकेनिज्म है जिससे इंटरनल कंडीशन को कोई भी ऑर्गेनिज्म मेंटेन रखता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स की बात करें तो ये आपके पास सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी या सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए। ये ना सिर्फ नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है बल्कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहने में, उसके अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना बेटर होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होगा इतना ही उसकी सर्वाइवल का चांस इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटर होम्योस्टेसिस देयर विल बी ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह से वर्क करता है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत से फैक्टर से मिलकर बन रहा है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत सी चेंजेस आती रहती हैं, उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर चेंज आता रहता है। जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट बाहर और सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट लेवल हो गया, एयर हो गई एटमॉस्फेयर में, इसके साथ साथ जितना भी बाहर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है, सराउंडिंग में सॉयल है, ये सारी कंडीशंस आती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन वो मेन कंपोनेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो इंटरनल एनवायरनमेंट को
जिनके अंदर अगर चेंज आए तो उससे इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दैट आर वाटर, सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड वेस्ट मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी बॉडी का और किसी भी सेल का मेजर पार्ट जो है वो वाटर होता है। वाटर ना सिर्फ सेल की शेप के लिए ज़रूरी है बल्कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो वाटर की प्रेजेंस में, इक्वस इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में एक्ट करते हैं। तो ये ना सिर्फ एंजाइम्स के लिए, सेल्स की शेप के लिए, बल्कि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, मेजर कंपोनेंट है लाइफ का। तो इस वजह से किसी भी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट लेवल जो है वाटर का वो मेंटेन रखना पड़ता है। अगर उस वाटर लेवल के अंदर चेंज आए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो बॉडी किस तरह से मेंटेन रखती है वाटर लेवल को या सॉल्यूट लेवल को, जितने भी साल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इस मैकेनिज्म को जब बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए तो वो मैकेनिज्म जिससे बॉडी इंटरनल साल्ट और वाटर कंडीशंस को मेंटेन रखती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। ठीक है, जब बाहर किसी तरह का चेंज आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह सेकंड मेजर कंपोनेंट जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट होता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट एक्ट करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इसी सेट पॉइंट पे सेट है। मीन इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे एंजाइम जो हैं वो वर्किंग नहीं कर सकेंगे। इस वजह से बॉडी अगर बाहर चेंज हो भी रहा हो टेम्परेचर तो इसको मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल समर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, विंटर के अंदर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखा जाता है। और जिस मैकेनिज्म के तहत मेंटेनेंस की जाती है टेम्परेचर की एक स्पेसिफिक टॉलरेबल रेंज के अंदर, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, आफ्टर दीज टू फैक्टर्स हमारे पास थर्ड आ जाता है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो है अब ये आप बाहर से खुद नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रिएंट लेते हो तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो, न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आप कंपोनेंट्स ईट करते हो वो सारे के सारे आपके पास यूजफुल कंपोनेंट्स नहीं होते, बल्कि उसके दौरान भी आपके पास वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिमूव हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ना सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट्स बनते हैं बल्कि साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट और इसी तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म एंड ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म। तो ये वेस्ट अगर बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते रहें तो इसका क्या नतीजा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, दे आर हाईली पॉइजनस इन मेजर अमाउंट। तो अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे आउटसाइड द सेल और वी कैन से दैट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हार्मफुल होगा बॉडी के लिए। तो बॉडी जिस मैकेनिज्म के तहत अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से मेटाबॉलिक वेस्ट को और अदर वेस्ट को रिमूव करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो तीन मेन चीजें आ जाती हैं आपके पास, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, होमोस्टेसिस जो है वो किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर आपकी बॉडी को या किसी भी सेल को किस तरह से पता चल रहा है कि बाहर चेंजेस आ रही हैं, उस चेंज को डिटेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है और उसके अगेंस्ट बिहेवियर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, उन सबको कंट्रोल किया जाता है या उन सबको रेगुलेट किया जाता है बाय कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं होमोस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको नैरो डाउन करते हैं जब बाहर कोई वाइडर चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली आपका इंटरनल एनवायरनमेंट दो तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सेल के अंदर जो भी कंडीशन मौजूद है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। विद इन द सेल जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेम्परेचर कंडीशन है, जो भी सल्यूट वाटर लेवल है, इन सबको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इसी तरह दो सेल्स जो हैं आपस में कंपैक्ट फॉर्म में मौजूद नहीं होते बल्कि उनके दरमियान स्पेस होती है। इस स्पेस के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है। समटाइम सेल्स के दरमियान में ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी मौजूद होता है। तो
ये जो आपके पास स्पेस है जो सेल के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली विद इन द सेल जो एनवायरनमेंट है उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर, और सेल से आउटसाइड, ठीक है, टू सेल्स के दरमियान में जो एनवायरनमेंट मौजूद होता है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो ये दो तरह के इंटरनल एनवायरनमेंट हैं जिनके अंदर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी वाइडर फ्लक्चुएशन आ रही है, मेजर चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज है, जैसे आपके पास समर टू विंटर बात करते हैं, टेम्परेचर ना सिर्फ समर टू विंटर वेरी करता है बल्कि अगर आप टेम्परेचर चेंजेस की बात करें तो ये आपके पास डे चेंजेस भी होती हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक भी टेम्परेचर वेरी करता है और डे टू डे भी वेरी करता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर्स के अंदर फॉर एग्जांपल वाइडर फ्लक्चुएशन आ रही है, बाहर आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वो 50 पे चला गया, तो इस फ्लक्चुएशन को देन सबसे पहले आपके बॉडी के रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, बाहर आपके पास स्किन की लेयर डिटेक्ट करेगी, ठीक है। और सबसे पहले जो स्किन लेयर है जब वो डिटेक्ट करेगी तो दो सेल्स के दरमियान में सबसे पहले इसका कंटेक्ट होगा, इस वाइडर चेंज का कंटेक्ट होता है फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ जिसको बेसिकली हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम। सेल के बाहर वाला जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करेगा, इस वाइडर फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा नैरो डाउन कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा जब ये इसको आगे ट्रांसफर करेगा। ये नैरो चेंजेस देन पास होंगी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर, जो सेल के अंदर एनवायरनमेंट है, बाहर से देन इंटरनल इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जब ये आएंगी तो यहाँ पे एक और कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा जो इसको फर्दर मिनिमाइज कर देगा। तो बाहर एक वाइडर चेंज आया, जब वो दो कंट्रोल सिस्टम से पास होता हुआ किसी भी सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट तक आएगा तो उसके अंदर जो चेंजेस हैं या जो फ्लक्चुएशंस थी वो नैरो डाउन हो जाएंगी ओरिजिनल जो उनकी कंसंट्रेशन थी या ओरिजिनल जो उनकी अमाउंट थी उससे, ठीक है। तो इसी तरह ये कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करते हैं किसी भी मेजर चेंज को जो आउटर एनवायरनमेंट में हो रहा होता है उसको नैरो डाउन करके इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आप बात करते हो समर टू विंटर, तो ये वेरी करती है, सीजन टू सीजन के साथ साथ ये डिपेंड करती है वाटर की अवेलेबिलिटी क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हो तो अबंडेंट सप्लाई ले रहे हो आप वाटर की, लेकिन अगर आप वाटर ड्रिंकिंग नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी या इंटर्न आप शॉर्ट सप्लाई ले रहे हो वाटर की। तो अब अगर आप वाटर की अबंडेंट सप्लाई ले रहे हो तो इससे क्या होगा, अगर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है या आप वाटर का इनटेक ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आपके बॉडी के सेल जो है वो सारा का सारा वाटर स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद वो डायरेक्टली उससे फ्लडेड हो जाए, बल इससे इसका क्या इफेक्ट होगा कि वो ब्रस्ट हो जाएंगे। अगर सेल के अंदर वाटर एक लेवल से हायर लेवल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा तो सेल ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक हायर लेवल ऑफ रेंज तक जो उसके लिए सूटेबल है उस तक मेंटेन करेगी, बाकी एक्स्ट्रा वाटर थ्रू यूरिनेशन रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम ड्यूरिंग शॉर्ट सप्लाई की बात करें तो जब आप वाटर इनटेक नहीं कर रहे, ठीक है, ड्रिंकिंग सफिशिएंटली नहीं है आपकी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसका ये इफेक्ट नहीं होगा कि आपकी बॉडी जो अब अंदर जो मौजूद वाटर है आप बाहर से नहीं ले रहे, अंदर मौजूद वाटर को भी अब वो यूरिनेशन से रिमूव करती रहे या स्वेटिंग से रिमूव करती रहे, बल्कि वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, बॉडी जो है वो सेल्स को डिहाइड्रेट होने से रोकेगी। तो इस कंडीशन में वो क्या करती है कि बेसिकली सेल जो है या बॉडी वाटर का लेवल विद इन द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट लोअर लेवल जो है रेंज का उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अबंडेंट सप्लाई हो, शॉर्ट सप्लाई हो, तो इन दोनों के अगेंस्ट जो बॉडी है वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को चेंज नहीं होने देती बल्कि उनको एक स्पेसिफिक नैरो रेंज के अंदर एडजस्ट करती है। तो इस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म की है वो कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है जो सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, ये बेसिकली एग्जैक्टली फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के जैसे हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम अगर हम बात करें तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी कंडीशन को मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं टेम्परेचर चेंज करने के लिए मेजर आपके पास जनरल आपकी ऑब्जर्वेशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन एंड फ्रिज। आयरन एंड फ्रिज जो है ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आयरन जो है आप उसके अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे 3 पे 4 पे सेट करते हो टेम्परेचर को, तो वो उस टेम्परेचर पे उसको मेंटेन रखती है।
इसी तरह फ्रिज के अंदर भी अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को सेट कर रहे हो तो वो उससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देता। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल सिस्टम है इनकी वर्किंग बॉडी से सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट अगर हम स्टडी करें तो जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स हैं, सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, इसी तरह बॉडी के अंदर जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन है। ठीक है, और देन इफेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन किस तरह से होती है। अगर आपने किसी भी आयरन का टेम्परेचर 3 पे सेट कर दिया है तो आयरन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है, करंट तो डायरेक्टली आ रहा है, तो उसके अंदर क्योंकि ये एक हीटिंग सिस्टम है तो हीट इंक्रीज क्यों नहीं होती, इस वजह से कि जैसे ही सेट पॉइंट से 3 या 4 जो आपने सेट किया है उससे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा टेम्परेचर चेंज को कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आयरन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको ये सेंस कर लेगा। देन ट्रांसमिशन, सेंसर क्या करेगा, इस सिग्नल को या इस इम्पल्स को भेजेगा, इस जो भी चेंज आया है स्टिमुलस को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये भेजेगा इसको कंट्रोल सेंटर को। आयरन के अंदर एक स्पेसिफिक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, जो मेंटेनेंस के लिए है, जिसका मकसद बेसिकली ये है कि अगर हम किसी सेट पॉइंट पे उसको टेम्परेचर को सेट कर दें तो वो उस पर उसको मेंटेन रखे। तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, टेम्परेचर चूंकि इंक्रीज हो रहा है, आपने 3 पे सेट किया, 4 की तरफ जा रहा है, तो टेम्परेचर को वो मिनिमाइज करने के लिए एक्शन जनरेट करेगा या रिस्पॉन्स देगा। तो कंट्रोल सेंटर मिनिमाइज किस तरह से करेगा कि मिनिमाइज इस तरह से किया जा सकता है कि अगर हम हीटिंग सिस्टम को रोक दें, क्योंकि ये हीटिंग सिस्टम है तो हीट अगर मोर हीट जो है कंज्यूम हो रही है उसको हम रोक दें तो इसमें क्या होगा, आयरन की जो लाइट है या स्विच है वो ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर के अंदर और टेम्परेचर जो है वो एक सेट पॉइंट पे बैलेंस रहेगा। इसी तरह अगर हम बॉडी की बात करें तो रिसेप्टर्स सेंसर के तौर पे एक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स आपकी स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। बाहर अगर टेम्परेचर चेंज आया है, जैसे टेम्परेचर बाहर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके सेल्स पे पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेयर ऑफ सेल इसको सेंस करेगी और इसमें मौजूद हैं रिसेप्टर्स, नर्व एंडिंग्स हैं ये। जब ये रिसेप्टर्स इस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, आपकी बॉडी का सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बाहर टेम्परेचर, इसको इन्होंने डिटेक्ट किया, देन ये रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को। तो कंट्रोल सेंटर आपके पास हाइपोथैलेमस है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, ये डिटेक्ट करेगा, ये रिसेप्टर्स ने इसको सिग्नल सेंड किया, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, अब कूलिंग एक्शन जनरेट करेगा ताकि बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोका जा सके। तो कूलिंग एक्शन जो है वो किस तरह से जनरेट करेगा, कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा इफेक्टर्स को। तो इफेक्टर्स जो हैं वो आपके पास मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इफेक्टर्स क्या करेंगे, या तो हार्मोनल चेंजेस से या फिर मसल्स कंट्रैक्शन से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे किसी भी चेंज को। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बाहर तो बॉडी उसके अगेंस्ट कूलिंग एक्शन किस तरह प्रोड्यूस करेगी, बाय स्वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं किसी स्टिमुलस को, देन आगे से इसको ट्रांसफर करते हैं कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को। कंट्रोल सेंटर वो पॉइंट है जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो बेसिकली इस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू डिटेक्शन होती है रिसेप्टर के थ्रू, देन सिग्नल ट्रांसफर होता है कंट्रोल सेंटर के जरिए इफेक्टर को, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय द रिसेप्टर एंड सेंडिंग सिग्नल बाय द कंट्रोल सिस्टम टू द इफेक्टर। तो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह की आपके पास, फीडबैक मैकेनिज्म को आप समझने के लिए फॉर एग्जांपल आप किसी शो को देखने जाते हो, आप शो देखते हो, कंसर्ट देखते हो, तो कंसर्ट के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका फीडबैक क्या है। फीडबैक का मतलब है कि आपका उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा। तो बॉडी का भी अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज आ रहा है तो बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरह से बिहेव करेगी, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, इसको हम कहते हैं फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेनली जो बॉडी के मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है, वो नेगेटिव वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव वर्किंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो है, अगर आपके पास इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑपोजिट हो एक्सटर्नल चेंज पे, बाहर इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आया जिसे रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया उसके अगेंस्ट एक्शन जनरेट किया जाए, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया जाए आपके पास, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इन्वायरमेंट वार्म है, रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर वार्म एनवायरनमेंट है तो उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है,
तो कंट्रोल सेंटर कूलिंग एक्शन का सिग्नल देगा, बाहर वार्म, आपकी बॉडी का सिग्नल कौन सा आ रहा है, कूलिंग एक्शन का, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। तो यहाँ पे जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया है उसके अगेंस्ट जो रिस्पेक्टर का इफेक्टर का रिस्पॉन्स है वो ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट रिस्पॉन्स हो जब आपके पास एक्सटर्नल चेंज और इफेक्टर का, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में जो एक्सटर्नल चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, उसी वे में बिहेव करता है और उसी को इन्हेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल बर्थ की बात करें तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ड्यूरिंग बर्थ, तो ना सिर्फ वो बर्थ स्टिमुलेशन करता है बल्कि साथ में मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह सबसे पहले होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशंस को। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विद इन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। जब भी बाहर कोई चेंज आ रहा है वाटर की अवेलेबिलिटी क्वांटिटी के अंदर, तो इसके अगेंस्ट बॉडी अपने वाटर और सल्यूट लेवल को जब मेंटेन करती है तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। व्हाई वी नीड ऑस्मो रेगुलेशन, बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट इस वजह से है कि आप अगर देखो तो स्पेसिफिक क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है इन रिलेशन टू सॉल्ट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन किसी भी सेल के अंदर जो उसकी सोल्यूट और आप ये कह सकते हैं कि उसका जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का लेवल है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को। तो उसके अंदर मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है कि वाटर का लेवल और सॉल्ट का लेवल चेंज ना हो। जब कोई भी सोल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड या मोर डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्यों है, बॉडी को क्यों मेंटेन करना पड़ता है वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन को, तो इसकी सेकेंड बेसिकली नीड क्या है कि बेसिकली आपके पास इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर ये दोनों कंडीशंस क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। वाटर अवेलेबिलिटी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर और इन टर्न एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। तो इस वजह से बॉडी को सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत होती है थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट यहाँ पे हम कह रहे हैं सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को, दो सेल्स के दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद जो भी कंडीशंस हैं वहाँ पे जो वाटर का लेवल है और सल्यूट का लेवल है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो जब बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो सबसे पहले उससे कौन सी चीज़ इफेक्ट होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को देखें तो वो तीन तरह के होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है, अगर आपके पास सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट अगर मोर डाइल्यूटेड है देन सेल कंसंट्रेशन, सेल के अंदर जो सोल्यूशन की फॉर्म है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और बाहर जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपो मीन लेस, ठीक है, लेस का मतलब है यहाँ पे साल्ट की हम बात करें, बाहर वाले जो वाटर आपके पास सोल्यूशन है उसके अंदर साल्ट की अमाउंट कम है, मीन वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और अंदर आपके पास साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल का जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो इसका क्या नतीजा होगा, जब आप किसी भी सेल को आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रखते हो जहाँ पे जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन है मीन उसमें वाटर लेवल ज़्यादा है, सल्यूट कम है, तो वाटर क्या करेगा, इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर थ्रू एंडोस्मोसिस। वाटर की एंट्री होगी सेल के अंदर, क्योंकि वाटर जो है आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वाटर के अंदर वाटर की क्या प्रॉपर्टी है कि हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है उससे मूव करता है टूवर्ड लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बाहर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर इंटर होगा ताकि ये इसको बैलेंस कर सकें। जब सेल के अंदर पानी इंटर होगा एंडोस्मोसिस से, तो इसका नतीजा क्या होगा कि सेल सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, पहले जो उसकी कंसंट्रेशन थी उससे वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। जब सेल सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो बेसिकली सेल के अंदर जब वाटर इंटर होता है तो ये वाटर मेनली जाता है प्लांट सेल की, अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो वैक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को वैक्यूल में स्टोर किया जाता है, तो वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन कि जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करें या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लेस करें तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी। सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट।
एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, सेल का सोल्यूशन जो है उसके अंदर साल्ट का लेवल कम है, और बाहर जो आपके पास सोल्यूशन है उसके अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा है, वाटर कम है उसमें, साल्ट ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर मीन हाई साल्ट कंसंट्रेशन। अगर बाहर एनवायरनमेंट के अंदर वाटर कम और साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट है एज कम्पेयर टू सेल, तो इसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो इसका क्या नतीजा होगा कि आप जब भी किसी सेल्स को प्लेस करो या सेल के सराउंडिंग में अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मौजूद है, इसका मतलब है कि बाहर सोल्यूट कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, सेल के अंदर सोल्यूट कम है, बाहर वाटर कम है और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है। तो जहाँ से वाटर ज़्यादा है वहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल सेल के अंदर है, लोअर पोटेंशियल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में है, तो वाटर लीव करेगा सेल को थ्रू एक्सोस्मोसिस। इसके रिजल्ट में सेल सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सेल के अंदर से वाटर निकल गया तो सेल का सोल्यूशन पहले डाइल्यूट था, अब कंसंट्रेटेड हो गया, उसके अंदर वाटर कम हो गया, सोल्यूट का लेवल इतना ही है, तो इस वजह से सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा कि सेल की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले सेल जो है वो स्वेल हो गया था जब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट था, अब यहाँ पे आपके पास जब वाटर लीव कर देगा सेल को तो सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इसके बाद लास्ट वन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आइसो का मतलब है सेम, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट सेल के बाहर जो कंडीशंस हैं वो सेल की इंटरनल कंडीशन से सिमिलर हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट होगा, बाहर कंडीशन सिमिलर है, अंदर भी कंडीशन सिमिलर है, इट्स मीन कि आपके पास बाहर भी वाटर और सोल्यूट का लेवल सेम है एज इन द सेल, तो इससे ना एंडोस्मोसिस होगी ना एक्सोस्मोसिस होगी। ठीक है, ना वाटर इंटर होगा ना वाटर सेल को लीव करेगा, सेम है दोनों के अंदर वाटर का लेवल, वाटर पोटेंशियल सेम है, तो इस वजह से ना ही सेल श्रिंक होगा ना ही इसके अंदर टर्जिडिटी होगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने सबसे पहले बताना है कि व्हाट विल बी द फीडबैक मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि अगर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो है तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और स्टूडेंट्स, इसको आपने बाकायदा पूरा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में बाकायदा पिक्चर के साथ अपनी नोट्स पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद अब इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि अगर आपके पास बाहर टेम्परेचर लो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है दैट विल व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट अ टर्जिड सेल इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।